नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव और हमारे साथ में आज एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। हमारे साथ में है बीजेपी की सीनियर लीडर रीता बहुगुणा जोशी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के मंच पर। सबसे पहले मैम, आज क्योंकि पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि अब पाकिस्तान पर हमला कब होगा, पाकिस्तान को सबक कब सिखाया जाएगा, और मोदी जी का ये कहना कि तीनों सेनाओं को खुली छूट है, ये क्या संदेश देता है? ये पहली बात नहीं है। मोदी जी ने पहले भी 2014 से ही कह दिया था कि हम सेना को खुली छूट देंगे, हम उनके हाथ नहीं बांधेंगे, वो एक्सपर्ट्स हैं, वो जानते हैं उन्हें क्या करना है। हाँ, एक पॉलिसी डिसीजन होता है कि हमारे साथ जो इन्होंने इतना बड़ा आतंकी हमला किया और निर्दोष 26 परिवारों को उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया और चुन चुन के जाति पूछ पूछ के, धर्म पूछ पूछ के उन्होंने मारा, तो उनको उन्होंने कह दिया टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड हम इनको खदेड़ेंगे, दौड़ाएंगे और पकड़ेंगे, और जो इनके आका है उनको भी हम ऐसा सबक सिखाएंगे जो कि कभी कल्पना भी वो नहीं कर सकते। तो एक बात तो क्लियर है कि देयर इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन। देखो, हम लोग बहुत सीरियस डेमोक्रेसी है, गंभीर लोकतंत्र है, और हमारे जो नेता हैं वो इम्पल्सिव नहीं है। हाँ, गुस्से में हैं और हम काम करके नहीं, लेकिन जब हमारी सेना ठीक समझेगी, जहां समझेगी, जिस तरह से समझेगी वो करेंगे। लेकिन स्पष्ट है कि इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे इस आतंक को, और पूरा दुनिया हमारे साथ, सिर्फ 2 देश छोड़ दीजिए तो पूरा संसार आज पाकिस्तान के विरुद्ध में है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इन टेररिस्ट को, इन आतंकवादियों को पनाह देता है। अभी आपने देखा पिछले हफ्ते टेररिस्ट की मीट हुई, जितने भी तंजीमें हैं इनकी, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, सब वहां मौजूद थे, हमास के लोग मौजूद थे, और उनका जो वेलकम हो रहा था। तो आप इस तरह का मैसेज आप जब दुनिया को देंगे तो ये रोग स्टेट बन चुका है, ये टेररिस्ट स्टेट बन चुका है, और वास्तव में अब इसको ऐसा सबक सिखाना आवश्यक है कि इस तरह की जो निर्दोष जाने वो ना ले सके। मैम, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कांग्रेस की बात करते हैं। अभी कांग्रेस के लीडर्स ने एक ट्वीट किया जिसके बाद उसको डिलीट भी करना पड़ा, वो पीएम मोदी को लेकर था। पहले कांग्रेस ने ये कहा कि हम साथ हैं, मोदी जी आपको जो करना है वो कीजिए, सबक सिखाइए, लेकिन फिर इनके कुछ नेता बयानबाजी देते हैं, हालांकि फिर पार्टी कहती है कि भाई ऐसे बयानबाजियों से बचो। तो ये पार्टी में कौन लोग हैं जो पार्टी की फजीयत कराते हैं? देखिए, 1971 याद करिए, जब सोनिया जी, इंदिरा जी ने किसी से पूछे बिना बांग्लादेश के उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में हाथ डाला और बांग्लादेश क्रिएट हुआ। अटल जी बहुत बड़े नेता थे उस समय, और पूरे गूंज थी उनकी, और सब थे। ना तो भारतीय जनता पार्टी ने, किसी भी पार्टी ने एक भी शब्द सरकार के खिलाफ नहीं बोला, कोई सवाल नहीं पूछा, और पूरा साथ दिया, और एक राष्ट्र एक दिख रहा था। अब जब शुरू में आतंकी हमला हुआ, उस समय लगा कि सारे राजनीतिक दल साथ खड़े हो गए हैं। आपको सवाल पूछने अब तब पूछिए जब थोड़ा सामान्य समय हो। सरकार खुद जवाब दे रही है कि भाई प्रशासनिक चूक कहाँ हुई, कैसे भी, हम जांच कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री अपना पूरा ट्रिप छोड़कर वापस लौटे, पूरे हमारे तीनों आर्मी चीफ और जितने हमारे रक्षा मंत्री सब एकदम बैठकर गंभीरता से इसके फॉलआउट को देख रहे हैं। ऐसे में जबकि कश्मीर का भी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि ये गलत हुआ और हम साथ हैं, और हम किस मुंह से राज मांगे, उस समय कांग्रेस को क्या हो गया है? कांग्रेस तो कहती है कि हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। तो देशभक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर पे ऐसे वक्त पे उंगली उठाएं जिस समय हमारा प्रधानमंत्री, हमारी सरकार, हमारा देश एक आतंकी जो देश है, या जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, आतंकी घटनाएं करते हैं, जब उनके वजूद को समाप्त करना चाहते हैं, ये वक्त नहीं है कोई भी सवाल पूछने का, कोई भी विरोध करने का। एक बहुत ही पर्सनल सा क्वेश्चन है, और ये सवाल ये है कि आप किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के प्रति आपका प्यार, आपका सम्मान कम नहीं हुआ? आमतौर पर हम देखते हैं कि नेताओं को अगर कोई पद ना मिले तो उनकी जुबान बदल जाती है, उनके बोलने की शैली बदल जाती है, लेकिन आप आज भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा रखती हैं, पार्टी के प्रति आपका सम्मान पूरा है। मतलब ये क्यों है, ऐसा क्यों है? देखिए, इस समय पूरे राष्ट्र में मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी वो एक राष्ट्रीय पार्टी है जो कि इस देश को सही दिशा में ले जा सकती है, खास तौर से अपने फॉरेन पॉलिसी को देखकर और डेवलपमेंटल एजेंडा को लेकर। देखिए, कोई भी पार्टी पूरी कह सकते हैं 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। कमियां तो हर पार्टी में होंगी, हमारी भी पार्टी में कमियां होंगी, उसको आप इंगित कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर देखा जाए
तो चाहे वो आम आदमी की सहूलियत की बात हो या हमारी पुअर ओरिएंटेड पॉलिसीज हो गरीबों के प्रति, जो हमारी योजनाएं हैं, या जिस प्रकार से देश में निवेश को बढ़ाकर और इसकी अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश की जा रही है, हर वर्ग को, हर जात को, इवन अल्पसंख्यकों को विकास के फायदे से वंचित नहीं किया जा रहा है। ऐसे टाइम पे जब आप देखें श्रीलंका की क्या हालत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, हमारे जो आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उनकी बुरी तरह से हालत है। उनके यहाँ एथनिक वॉर चल रहा है, उनके यहाँ आप देख रही हैं कि पूरा उनका अर्थव्यवस्था जो चरमराई हुई है, आतंकवाद कर रहा है, पॉपर हो रहे हैं, उनके बजट्स, उनकी ट्रेजरी खाली हो जा रही है। ऐसे में हम लोग फिर भी विश्व में 5वें रैंक की अर्थव्यवस्था में हैं और इसको हम आगे बढ़ाकर 3rd पे आने की के लिए हैं। और जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एजेंसीज हैं वर्ल्ड की, सभी कह रही हैं कि इंडिया की इकोनॉमी सबसे स्टेबल, सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो मैं यही समझती हूँ कि मेरा जो सपोर्ट है वो एक डेवलपमेंट के एजेंडा के लिए है। मेरा जो सपोर्ट है मोदी जी की लीडरशिप का भी कोई मुकाबला नहीं है। सो ऑब्वियसली आई एम विद टोटली विद देम एंड आई एम इन द पार्टी। अच्छा, ये मैम, ये जो ट्रेड वॉर है, इस ट्रेड वॉर में भारत के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, इसकी बात हो रही थी, लेकिन ये जो युद्ध जैसे हालात पैदा हुए हैं, इससे भारत किस तरह से डील करेगा? देखिए, दुनिया हमारे साथ है और इस समय आतंकवाद से सब परेशान है। दुनिया में जहां भी आप जाइए आतंकवाद से लोग परेशान है। अब जब ये लोग निर्दोषों की हत्या करेंगे, जैसे इजराइल में हुआ आपने देखा, जैसे हमारे अभी कश्मीर में हुआ आपने देखा, इसको कैसे टॉलरेट किया जाएगा? तो हम तो बड़े खुश हैं कि यूएसए ने देखिए इतने बड़े आतंकी को हमें सौंप दिया 26/11 के तबुर राना को। तो ये एक मानसिकता बन चुकी है दुनिया में कि आतंक को पनपने नहीं देना, बिकॉज यू सी वर्ल्ड इज बिकमिंग ए विलेज, एक यूनाइटेड बॉडी हो रही है। अर्थव्यवस्था चरमराती है आपकी यूएसए में, तो उसकी रिपल्स जापान में, भारत में, यूरोप में, सब जगह जाती है। आज अगर कहीं आतंकी हमला होता है पूरा दुनिया दहल जाती है। तो अब हम लोग सब जुड़ चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप एकदम सेपरेट एक स्टेट है। अब वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड पॉलिटी एक दूसरे को इफेक्ट करती है। तो ऐसे में जब दुनिया हमारे साथ खड़ी है तो हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है, सेना हमारी गंभीर है, सही समय पे सही जगह वो सबक देने का काम करेगी। हम लोग ऐसा नहीं है कि इन पाकिस्तान की तरह कि ट्रेन करके घुसेड़ दो, मार के लोगों को चले आए। हमारी सरकार के अपने नियम है। हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान खुद अपने टेररिस्ट को भगाए, लेकिन वो कर नहीं रही है, तो हमको करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा बन चुकी है कि टेररिज्म को खत्म करो, इनके आकाओं को खत्म करेंगे। और ये होना भी चाहिए और ये होगा, ऐसा हर भारतवासी को भरोसा है सरकार से। मैं एक और आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि महिला वोट बैंक तो बहुत बड़ा है, लेकिन महिलाओं को पॉलिटिकल पार्टीज में क्या उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलती है और क्या वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टीज में भी जितना एज अ वोटर है? देखो, एक बात समझ लो, आज कहीं भी चुनाव होता है तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट डाल रही हैं और महिलाएं जिसको चाहती हैं उसी की सरकार बनती है। ये हर राजनीतिक दल समझ चुका है। तो राजनीतिक दलों को महिलाओं को अकोमोडेट करना ही होगा। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है पिछले 10 साल में, उसने सेना से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर अन्य सेवाओं से शिक्षा में हर जगह महिलाओं को बेहतर स्थान, मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल परफेक्ट है, पर बहुत बेहतर स्थान दिया है। अरे आप सोचिए, इतना कोविड का संकट चला, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चमराई और 7 बजट एक महिला ने पेश कर दिए। ये सोचा नहीं गया कि भाई कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। निर्मला सीतारमण को, उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया था, कॉमर्स मिनिस्टर बना दिया था, एचआरडी मिनिस्टर भी, फॉरेन मिनिस्टर। एक टाइम तो ऐसा था कि सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज विमेन के हाथ में थी। तो एक मैसेज होता है कि हम विमेन के साथ हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा G20 में कि अब ये वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट होगा, उसी ने एक मंशा सिद्ध की थी। लेकिन फिर भी अभी बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। सबसे पहली बात होती है पॉलिटिकल विल। अगर आप में पॉलिटिकल विल है तो मिलेगा। अब जैसे महिलाओं का आरक्षण हो गया है, अब मैं आपसे कहती हूँ अगर ये लागू मान लीजिए 2029 में हो जाना चाहिए, मैं सोचती हूँ अगर 2029 में लागू हो गया तो सोचो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, अगर आप मान लो सीट कम भी ना करें, बढ़ा दें, तो 180-190 महिलाएं जब लोकसभा में बैठेंगी तो आज महिलाओं को बोलने का मौका कम मिलता है।
भाई ये होता है कि भाई एक पक्ष से 10 बोलेंगे और महिला वहां पर 1% है तो उनको एक ही को बोलने का मौका मिलता है मेरी पार्टी में। लेकिन अब जब हम इतने हो जाएंगे, मान लो 10 बोलना तो 3 महिला बोलेंगी, 4 बोलेंगी, तो महिलाओं की जो अपनी आवाज आदमी सुनना चाहता है। मैंने ये बात नोटिस करी है कि जैसे हर जात, हर समुदाय, हर वर्ग अपने नेताओं की आवाज सुनना चाहता है, महिलाएं अपनी आवाज सुनना चाहती हैं और वो आवाज उनको मिल रही है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। देखो हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। मैं 70 के दशक से मैं महिला आंदोलन से जुड़ी हूँ। आप किसी भी देश की महिला आंदोलनकारी से पूछेंगी तो बताएगी हाउ वी नो रीटा जोशी, बिकॉज आई स्टार्टेड माय करियर एज अ वुमन एक्टिविस्ट, नॉट एज अ पॉलिटिशियन। और 20 साल मैंने केवल महिलाओं के बीच में काम किया, अभी भी कर रही हूँ। तो हमने बहुत स्ट्रगल किया। 70s में अलग मांग थी हमारी, 80s में अलग थी, 90s में अलग हुई, लेकिन 2000 के इस दशक में अब नथिंग लेस देन इक्वल। तो अब women will get their space बिकॉज अब महिलाओं को जागृति हो चुकी है, वो अपनी अहमियत जान चुकी है, वोटर खूब झूम के निकलती हैं। तो आई थिंक दिस सेंचुरी इज गोइंग टू बी women's सेंचुरी एंड यूथ सेंचुरी। अब उनको ये लगता है कि हमारे हक की लड़ाई हमको खुद ही लड़नी पड़ेगी और हमारे मुद्दों को हम ही उठा सकते हैं। और ये एक बड़ा रीजन होता है कि जितनी भी सरकारें बनने वाली होती हैं उससे पहले घोषणाएं सारी विमेन सेंट्रली होती हैं। नहीं, मैं इसको दूसरे तरह पेश करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अब महिलाएं पहले पुरुषों से कहती थी कि भाई हमारी आवाज पहुंचाओ, अब महिला कहती है हमारी आवाज सुनो। ये अंतर है। लेकिन सारी जितनी भी पार्टी है सब वुमेन सेंट्रिक आजकल मुद्दे लेकर आती हैं। ये क्योंकि उनकी सरकार बनाएंगी महिला। हाँ, ये एक बड़ा फैक्ट है। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, बस ये आखिर सवाल रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि बड़े स्तर पर एक्शन चल रहा है। अगर ये भी पाकिस्तान वाला मैटर ना हुआ होता तो मुझे लगता है कि इस पर और तेजी से कार्रवाई हो रही होती। क्या ये मानकर चलें कि इसको लेकर ऑलमोस्ट पूरा प्लान तैयार हो चुका है, बारिश की एग्जीक्यूशन की है? मैं आपसे कहती हूँ, आप वाराणसी में हैं, आप जाके 100 लोगों से रैंडम पूछ लीजिए क्या तुम चाहते हो एक साथ चुनाव हो, सब कहेंगे हाँ। आप उस विश्वविद्यालय के बारे में सोचिए, मैं प्रोफेसर हूँ थी, मतलब अगर आज इस विभाग का एग्जाम हो रहा है, कल उसका, तो पूरा एनवायरमेंट एजुकेशन का डिस्टर्ब रहता है। यू कांट बी इन एन एग्जामिनेशन मोड ऑल लॉन्ग द ईयर। कोई स्टूडेंट नहीं चाहता, तो आप पूरे साल इलेक्शन मोड में कैसे रहोगे? भाई मैं 52 में तो बहुत छोटी थी, लेकिन 57 में मैं आज 7-8 साल की थी। मैंने 57 में, 62 में, 67 में अपने पिताजी की कैनवेसिंग की। एक साथ चुनाव होते थे, बहुत स्मूथ होते थे, खत्म होते तो 5 साल शांति, फिर पॉलिसी डिसीजंस हो रहे हैं, फिर उसमें पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, नेता भी खाली हैं, बीच बीच में देखो होता क्या है। अब आज पार्लियामेंट का हुआ, कल विधानसभा का। अब यहाँ पर आपको अनाउंस करना है कि तत्कालिक आप क्या लाभ दोगे, फिर 1 साल बाद बताओ फिर तत्कालिक क्या देंगे, तो सारे तो बजट इसी में निकल जाते हैं। भाई एक बार एक पार्टी तय करेगी कि हम 5 साल में ये करेंगे, तो उसको हर इलेक्शन के साथ अपनी पॉलिसी, अपने प्रोग्राम, अपने कमिटमेंट्स बदलने तो नहीं पड़ेंगे। फिर सारी ब्यूरोक्रेसी खाली हो जाएगी काम करने के लिए। पुलिस का इतना डिप्लॉयमेंट होता है, इतना बेअंतहा खर्च होता है। अभी सिर्फ 2 ही आंकड़े हमने पढ़े कि 2019 का जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उसमें 50-55 हजार करोड़ खर्च हुआ, और अभी जो 2024 में 1,35,000 करोड़ खर्च हो गया। तो दिस इज एस्केलेटिंग योर बजट्स। एक जिस जगह चुनाव होते हैं 4 से 7 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। सो इट्स वेस्ट ऑफ मनी यार। आप देखो यूपी का बजट कितना है, 6.5 लाख करोड़, और 7 लाख करोड़ हम चुनाव में खर्च कर देते हैं 5 में, यानी 1 साल का एक स्टेट का बजट खा गए। तो मैं तो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, एक प्रोफेसर, एक टीचर, एक नागरिक, एक वोटर के हैसियत से, वन नेशन वन इलेक्शन इज द बेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज हमने उसको देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम भारत 24 से बातचीत के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत ही जरूरी है, देश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, और मैम का कहना है कि इसके लिए हम बहुत हद तक तैयार हैं और यही जनता की इच्छा भी है, और जनता की इच्छा के अनुकूल काम करना हमारी नैतिक तौर पर जिम्मेदारी है।